हेलो मेरे जूनियर रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। गाइस, आपने हाल ही में 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है ना, जहां आपने फ्लैग होइस्टिंग देखा है, अपने स्कूल के या सोसाइटी के कल्चरल प्रोग्राम्स एंड इवेंट्स अटेंड किए होंगे। लेकिन एक चीज़ ऑब्जर्व किया है, जनरली हम हमारे अंदर का देशभक्ति या हमारे अंदर का पेट्रियोटिज्म इन गिने चुने दिनों में ही निकालते हैं, जैसे कि 15 अगस्त हो गया या 26 जनवरी हो गया। बट पता है, सच्ची पेट्रियोटिज्म या देशभक्ति आपके शब्दों में नहीं, बल्कि आपका देश के प्रति डेडिकेशन, निष्ठा एंड आपका कर्म डिनोट करता है। तो ये ही आज हमारे चैप्टर का एक मेन थीम है, देशभक्ति या पेट्रियोटिज्म। एंड इस मेन थीम को हम किसके थ्रू समझने वाले हैं? हमारे देश के एक शूरवीर थे जिनका नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा। इनके लाइफ के एक छोटे से पार्ट को हम आज पढ़ेंगे और उसके थ्रू हम समझेंगे कि सच्ची देशभक्ति क्या होती है, किसे कहलाई जाती है। तो चलो शुरू करते हैं हमारे पार्ट 2 यानी यूनिट 2 के पहले लेक्चर, अ टेल ऑफ वैलर, मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द बैटल ऑफ बदकम। ठीक है, तो चलो इन द वेरी बिगिनिंग हम देखते हैं कि एक बहुत खूबसूरत सा कोट मेंशन होता है चैप्टर में। मेरा देश रे, मेरा देश हुआ रे रोशन, ले कुर्बान किया तुझी पे ये तन और मन। इस पूरे चैप्टर में देशभक्ति या देश प्रेम क्या होता है, इस चीज़ को इतने खूबसूरत तरीके से हम समझेंगे कि आई एम वेरी श्योर आप भी बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर ये इमोशन कि पेट्रियोटिज्म क्या होता है, इस इमोशन को दिल से फील कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं विद अबाउट द टेक्स्ट। अब अबाउट द टेक्स्ट क्यों पढ़ रहे हैं मैम? व्हाई आर वी स्टडिंग दिस? द रीजन बिहाइंड इट इज, हमेशा कोई भी लॉन्ग नैरेटिव होता है या कोई भी फैक्चुअल चैप्टर होता है तो उसमें मेनली हम क्या क्या देखने वाले हैं वो पहले समझ जाओ तो चैप्टर बहुत आसानी से बन जाती है। तो चलो पहले वही समझते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। तो मेजर सोमनाथ शर्मा है हमारे मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, ये हमारे मेन हीरो, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी है। वी विल सी कि इस स्टोरी में मेजर सोमनाथ शर्मा का क्या रोल था इन द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947 एंड 48। ठीक है, उनका मेन मुद्दा क्या था? पाकिस्तानी क्या चाहते थे कि कैसे कश्मीर को हथिया सके। ठीक है, तो इस जंग में मेजर सोमनाथ शर्मा ने कैसे पाकिस्तान को कश्मीर लेने से या छीनने से रोका, उनका क्या रोल था इस वॉर में, वो हम देखेंगे। वेरी वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। He led a small group of 90 men of Kumaon regiment against 500 infiltrators to protect the Srinagar airfield। अब एक सिचुएशन हम कहानी में देखेंगे, एक सिचुएशन ऐसा आ गया था कि ये सिर्फ 90 सोल्जर्स, हमारे इंडियन आर्मी के सिर्फ 90 सोल्जर्स पड़े हुए थे एंड एनिमी देश के पाकिस्तानी आर्मी या सोल्जर्स में 500 एनिमी सोल्जर्स थे। 90 to 500, समझ पा रहे हो कितना इंटेंस सिचुएशन है। इस हालत में भी मेजर सोमनाथ शर्मा वाज लीडिंग हिज आर्मी ऑफ 90 men एंड उन्होंने खुद भी बहुत ज़्यादा ब्रेवरी, करेज दिखाया था इन दैट बैटल फील्ड। अलॉन्ग साइड उन्होंने अपने आर्मी मैन को, अपने सोल्जर्स को इतना मोटिवेट कर दिया था कि ऐसा एक सिचुएशन या ऐसा टाइम आया था कि एक इंडियन सोल्जर वाज फाइटिंग 7 to 10 एनिमी सोल्जर्स। एक मतलब क्या बोलूं, 1 man आर्मी था हर एक इंसान, हर एक हमारा सोल्जर, हर एक हमारा सैनिक 1 man आर्मी था। एक बंदा 10 लोगों से लड़ रहा था, 7 लोगों से लड़ रहा था। कैन यू इमेजिन द इंटेंसिटी? गूस बम्स वाले मोमेंट होंगे, हम आज वही देखेंगे इस चैप्टर में। ऑल्सो दिस चैप्टर क्लियरली शोकेसेस द सैक्रिफाइस ऑफ सोमनाथ शर्मा विच led to the delay of the army and it saved the land of Kashmir। इसमें क्या है हम चैप्टर में मेनली समझेंगे। ओवरव्यू अगर दूँ तो मेजर सोमनाथ शर्मा का जो स्ट्रैटेजी था ना इस पूरे वॉर में, उस स्ट्रैटेजी की वजह से हम यानी इंडियंस ने कश्मीर को नहीं खोया था, कश्मीर हमारे पास रह गया। क्या है वो प्लानिंग, क्या थी वो प्लान ऑफ एक्शन, वो सारी चीज़ें चैप्टर में है, डिटेल्स में देखेंगे। एंड लास्टली दिस चैप्टर शोज द थीम ऑफ ब्रेवरी, लीडरशिप, पेट्रियोटिज्म, सेल्फलेस सर्विस, करेज एंड ये सारी क्वालिटीज़ कैसे एक इंसान मेजर सोमनाथ शर्मा में प्रेजेंट था एंड ही
proves to be a very inspiring character to all of us, ठीक है, ना ही सिर्फ आपके लिए बट इवन हमारे लिए भी। तो चलो अब आते हैं टू द चैप्टर का टेक्स्ट, पूरा समझते इन डिटेल। ये हमारे क्या बोलूं, वन ऑफ द मोस्ट ब्रेव, करेजियस, इंस्पायरिंग, डेडिकेटेड सोल्जर थे मेजर शोभनाथ शर्मा। उनके लिए डेडिकेटेड एक चैप्टर है बोल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज अ ट्रिब्यूट, डेडिकेटेड है उनके लिए ये चैप्टर टू द वैलियंट मेजर शोभनाथ शर्मा, इंडियाज फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र। इंडिया में पहली बार हाईएस्ट डिग्री ऑफ अवार्ड परमवीर चक्र जीतने वाले ये शोभनाथ ही थे, शोभनाथ शर्मा मेजर, ठीक है। Whose name is etched in the annals of history, मतलब उनका नाम, उन्होंने इतना ब्रेवरी, इतना करेज दिखाया ना कि उनका नाम हमारे देश के हिस्ट्री में लिखा हुआ है, लाइक इट्स लाइक स्टोन में एम्बेड करके लिखा हुआ है। वन ऑफ द शाइनिंग नेम्स अमंग्स द सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी पुराने टाइम से। एंड इनका मिसाल आज तक दिया जाता है टू द न्यू सोल्जर्स की सीखो कि उस समय में 1940s 1950s उस टाइम पे इतना एडवांसमेंट नहीं था, इतने टेक्नोलॉजीज नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने अपने विल पावर के थ्रू कैसे एक दुश्मन देश को हराया, उनके मकसद को पूरा नहीं होने दिया। His bravery and sacrifice stands as a beacon of inspiration for the generations to come at every intersection of patriotism, whether through the National War Memorial, soul-stirring patriotic songs, books and stories recounting acts of valor, or the celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav. His memory is honored. Major Sharma's legacy of courage and devotion to the nation remains forever alive, reminding us of the ultimate price paid for our freedom. इन्होंने हमारे देश के सेवा के लिए, हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए, कश्मीर को हमारे कंट्रोल से, हमारे बॉर्डर से, बाउंड्री से बाहर ना जाने देने के लिए जो सैक्रिफाइस किया है, दैट वाज इमेंस एंड ह्यूज। जो डेडिकेशन दिखाया है उन्होंने देशभक्ति के लिए, दैट वाज ह्यूज। क्या कहानी है उस पे चलते, क्यूरियोसिटी हो रही होगी ना कि हुआ क्या था इस स्टोरी में, चलो उस पे चलते। लेकिन उससे पहले एक चीज़, ये जो एक लाइन है या फ्रेज है फॉरएवर अलाइव, ये 2 बार रिपीट हुआ है ना। कारण क्या है, सवाल आ ही सकता है, क्यों 2 बार रिपीट हुआ है? पोएट्री तो नहीं है, चैप्टर है। कारण ये है कि जो राइटर है वो हमें बताना चाह रहे हैं कि यू एम्फसाइज ऑन इट। कोई भी चीज़ रिपीट तब होता है जब आप उस पर एम्फसाइज या फोकस करना चाहते हो। तो यहाँ पे भी हमारे राइटर या ऑथर फोकस करना चाहते हैं कि उन्होंने जो करेज, जो हिम्मत, जो डेडिकेशन, जो डिवोशन अपने देश के प्रति दिखाया है ना, वो हमेशा साल दर साल, जनरेशन दर जनरेशन, ईयर्स आफ्टर ईयर्स भी लोगों के दिलों में, लोगों के बातों में, जहन में जिंदा रहेगा। इस चीज़ पे एम्फसाइज करने के लिए 2 बार ही मेंशन किया है, फॉरएवर अलाइव, कभी नहीं मिटेगा इनका नाम व्हेन इट कम्स टू इंडियन सोल्जर्स के ब्रेवरी लिस्ट का, ठीक है। चलो कहानी पे आते हैं। मैम बहुत हो गया, मतलब क्यूरियोसिटी जग गई है, हमें समझना है कि उन्होंने किया क्या था, स्टोरी क्या है। तो चलो कहानी के फॉर्म में हमारे चैप्टर को समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। The serene Kashmir Valley in the shadows of the majestic Himalayas witnessed a tale of extraordinary heroism and sacrifice to protect the integrity of Indian borders. The day began with silence of a cold November dawn, but ended with echoes of courage that served as an inspiration for generations to come. तो बात है हमारी खूबसूरत वैली कश्मीर की। जिन्होंने विजिट किया है आप में से, आपको पता होगा कि कश्मीर कितनी खूबसूरत एक जगह है ना। और जिन्होंने नहीं की है, उन्होंने मूवीज़ में या वीडियोस में तो देखी ही होगी कि कितना खूबसूरत लगता है कश्मीर का पूरा लैंड। ये कहानी कश्मीर की ही है कि कैसे कश्मीर को छीनने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। बाय हुम? बाय आर नेबरिंग कंट्री। दुश्मन कहे ना कहे वो आप पे है, बाय आर नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान। अब दिस वन डे, ये एक दिन 3rd of November का,
लोग अभी भी याद रखते हैं, बिकॉज द डे स्टार्टेड विथ अ नॉर्मल कोल्ड विंटर डे है, 1 नवंबर का एक दिन है, सुबह सुबह सब शांत है, खामोश है, सर्दी है, सो ऐसा एक आरंभ हुआ दिन का। एंड वो दिन ढला कैसे? विथ अ लॉट ऑफ bloodshed, फाइट, ट्रू ब्रेव मेन डाइंग। ठीक है, this is the story of Major Somnath Sharma and the brave men that he led on a mission to protect the Srinagar airport from falling into the hands of the guerrilla force trained and backed by Pakistan. This is a story of how 90 men managed to foil the plan of some 500 infiltrators who wanted to capture Srinagar and the Kashmir Valley and deliver a blow to newly independent India. हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद ही पार्टीशन होने का वो साइनिंग एंड एग्रीमेंट वगैरह हो रहा था, है ना। अब अभी न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया है। पाकिस्तान इसी समय इंडिया पे एक अटैक करना चाहता था। पाकिस्तान वांटेड कि हम घुसपैठिए भेजेंगे, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमें चाहिए, इंडिया के पास नहीं हो सकता। अब कैसे ले? अग्रीमेंट साइन कर चुके हैं कि ये पार्ट ऑफ कश्मीर इज़ आवर्स, ये लैंड हमारा है, हमारे बाउंड्री के अंदर आता है। पार्टीशन के बाद वो हिस्सा आपका, ये हिस्सा हमारा, आप कश्मीर नहीं छीन सकोगे। ये साइनिंग हो चुकी थी, बट क्या करें, कैसे छीने? तो पाकिस्तानियों ने सोचा घुसपैठिए भेज देते हैं, इन्वेडर्स भेज देते हैं कश्मीर के अंदर, धीरे धीरे भेजते हैं। सिक्योरिटी इतनी भी क्या टाइट होगी, धीरे धीरे थोड़े लोग भेजेंगे और अलग अलग एरियाज में कश्मीर में लोगों को बिठा देंगे। धुरंधर मूवी देखी है? नहीं देखी है तो देख सकते हो। उस मूवी में बहुत क्लेवरली बताया गया कि कैसे किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक जगह पे किसी आप भेज, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तानियों ने अपने घुसपैठियों को भेजा था। अगर ये कश्मीर है, कश्मीर के इधर कुछ लोग, इधर कुछ लोग, इधर कुछ लोग, इधर कुछ लोग, अलग अलग एरियाज में बिठाने के लिए कि जैसे ही सही वक्त आएगा हम इंस्ट्रक्शन देंगे और आप अटैक करोगे। 500 से ज़्यादा इन्होंने 1000 इन्वेडर्स को ट्रेन किया था कि कैसे माउंटेन क्लाइंबिंग करना है, कैसे इजीली अटैक करना है, कहाँ से क्या पोजीशनिंग होनी है। 1000 लोगों को, 1000 दुश्मन लोगों को ट्रेन किया था पाकिस्तान ने। उसमें से 500 दुश्मन सिपाही हमारे इंडियन 90 सोल्जर्स के सामने थे। ठीक है। The events that led to the Battle of Budgam started in August 1947 when Pakistan launched Operation Gulmarg to annex the Kashmir Valley. This was in violation of an existing agreement with Hari Singh, the Maharaja of Jammu and Kashmir, who had committed Pakistan not to attack the state. तो जैसे मैंने कहा, पार्टीशन कब हुई थी? आज़ादी के बाद पार्टीशन हुई और पार्टीशन के टाइम पे एक अग्रीमेंट साइन की गई थी कि ये हिस्सा हमारा, कश्मीर का दूसरा हिस्सा तुम्हारा, जितना ले लिया बस। अब हमारे देश के अंदर कोई अटैक वटैक नहीं होगा। और इसी समय पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमार्ग लॉन्च किया था कि हम तो कश्मीर लेकर रहेंगे। जस्ट बिकॉज कश्मीरों की एक जिद थी, पाकिस्तानियों की एक जिद थी कि हमें कश्मीर चाहिए, उन्होंने अपना ही कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट ब्रेक किया। एंड दैट इज़ वाई इंडियन सोल्जर्स डिसाइडेड टू फाइट बैक। कभी हमारे तरफ से लड़ाई नहीं हुई, लेकिन सामने से आके आप बार बार ऐसे पिंच करोगे, पोक करोगे, तो हम भी रिप्लाई देंगे ना। वही सीन है। उरी देखा है ना? ये सारे मूवीज, उरी स्पेशली प्लीज देखना, बहुत सही लगेगा। तो इन मूवीज से आप समझ सकते हो कि कैसे इट इज इंपॉर्टेंट टू अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ योर नेशन। और उसके लिए अगर कोई बार बार आपको पोक कर रहा है, आपके देश को हार्म करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब देना सीखो। वो हिम्मत, वो दम रखो अपने अंदर। वही सोमनाथ शर्मा ने किया था। However, instead of honoring the commitment, the Pakistani army trained and equipped around 1000 invaders who possessed deep knowledge of mountain passes and the local terrain to enter Kashmir and take control of strategic locations, including the Srinagar airport. The ultimate goal of their plan was to engineer a revolt in Kashmir, overthrow the government and capture the territory. कश्मीर हमें चाहिए, कश्मीर की मांग है हमें।
तो उसी वजह से इन्होंने 1000 इन्वेडर्स को ट्रेन किया था कश्मीरियों ने कि जाओ भाई काम पे लगो, मकसद मत भूलना, ये सारी चीज़ों को सिखा के भेज रहे थे ये लोग इंडियन टेरिटरी के अंदर। इफ दे हैड सक्सीडेड, ये इंपॉर्टेंट है, it would have allowed them to control strategic mountain passes, peaks and rivers। ये एक छोटा आंसर है बट इम्पॉर्टेंट है कि अगर पाकिस्तानी जो इन्वेडर्स थे वो अपने, क्या बोलूँ मैं, उन्होंने जो इन्वेड किया ना कश्मीर, अगर उनका एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन सक्सेसफुल हो जाता, अगर उनका इन्वेजन सक्सेसफुल हो जाता तो क्या होता? पहली बात तो इंडिया पाकिस्तान के पास अपना कश्मीर खो देती। दूसरा, कश्मीर के साथ साथ इंडिया वुड हैव लॉस्ट कंट्रोल टू स्ट्रेटेजिक माउंटेन पासेस, पीक्स एंड रिवर्स। ठीक है, ये याद रखना। ऑन 22 अक्टूबर, पहला डेट, ऑपरेशन गुलमार्ग वॉज लॉन्च्ड and these infiltrators या invaders invaded Kashmir, which led to the princely state becoming a part of India on 26 October 1947. In response to this invasion, the government of India sent its troops to defend the people of Kashmir and India's border on 27th October 1947. A contingent of troops posted to Jammu and Kashmir was airlifted into Srinagar because the land route through Pathankot was not in a good condition. तो क्या हुआ? अक्टूबर से ये चीज़ शुरू हुई। ठीक है, अक्टूबर 22 अक्टूबर को ऑपरेशन गुलमार्ग लॉन्च किया गया। अगस्त में हमारी इंडिपेंडेंट हुई भारत, है ना। अक्टूबर 22 शुरू हो गए ये लोग ऑपरेशन गुलमार्ग की, हमें कश्मीर चाहिए। और इन्होंने इस घुसपैठियों को, मतलब इन घुसपैठियों को भेज के क्या बोला कि कश्मीर के अलग अलग जगहों में फैल जाओ। हम जैसे ही बोले रेडी स्टडी पो, तो आप अपना फाइट एक्शन शुरू कर देना। अब लोगों को ऑब्वियसली बात है, इंडियन इंटेलिजेंस उस टाइम पे भी थी, तो इंडियन इंटेलिजेंस को पता चल गया था कि हमारे यहाँ घुसपैठिए अंदर आ रहे हैं। Thus, in order to save our border and the people of Kashmir, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने और आर्मीज एंड ट्रूप्स भेजे कि सेफ गार्ड करो हमारे देश को, हमारे देश के बॉर्डर को और हमारे कश्मीरी लोगों को। On 31 अक्टूबर, द डी कंपनी, ये कंपनी किसकी है? दिस इज द सोल्जर ट्रूप। किसका? मेजर शर्मा का। मतलब ये जो ट्रूप है ना, ये जो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है ना, ये मेजर शर्मा के साथ इतने अच्छे तरीके से इन्होंने काम किया हुआ था फॉर अ लॉन्ग टाइम कि मेजर शर्मा को हर एक सोल्जर्स की खूबी, उनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस सब पता था। तो दे वुड वर्क टुगेदर। इससे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपका जो लीडर ऑफ द ग्रुप है उसको बहुत अच्छा हर चीज़ आना चाहिए, काम भी आना चाहिए, कैसे हर एक इंसान के पास काम डिस्ट्रीब्यूट करे वो भी क्वालिटीज़ आनी चाहिए। दैट पर्सन शुड बी क्लेवर इन माइंड प्लस गुड एट वर्क। सिमिलरली मेजर शोभनाथ शर्मा भी बहुत अच्छे लीडर थे। ही न्यू हिज सोल्जर्स वेरी वेल। दस उन्हें पता था कि इसको क्या काम दूँ तो मैं बहुत अच्छे से वॉर फील्ड में फाइट कर पाऊंगा। ठीक है, तो डी कंपनी को भी कश्मीर में लाया गया, जम्मू एंड कश्मीर में, टू सेफ गार्ड द पीपल एंड द बाउंड्री और द बॉर्डर ऑफ इंडिया। The D Company of the 4th Battalion of Kumaon Regiment under the command of Major Shobnath Sharma was also flown into Srinagar. At that time, Major's left hand या arm was in plaster, but he insisted on being with his company while in combat. He knew that this mission would be very challenging and told his senior officers, I know my men better than anyone else, and if they are going into action, they are not going in without me. These words highlighted his commitment to his men and his country. तो क्या हुआ? जैसे ही 31 अक्टूबर को डी कंपनी नाम का एक सोल्जर का ग्रुप था उनको भेजा गया, उसके साथ साथ मेजर शोभनाथ शर्मा ने कहा कि सॉरी सर, मतलब जो भी उनके सीनियर्स थे उन्होंने कहा कि सॉरी सर, आई नो मेरा हाथ इंजर्ड है, प्लास्टर है लेफ्ट हैंड मेरा, बट फिर भी मैं अपने सोल्जर्स को अकेला नहीं छोड़ सकता। आई नो दिस इज़ अ वेरी वेरी क्रूशल मिशन
और इस मिशन में बहुत सारी दिक्कतें, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं अपने सोल्जर्स को जानता हूँ, मुझे पता है कि इनको कैसे इंस्ट्रक्ट करना है, कैसे क्या बताना है, कैसे क्या करवाना है। आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। जब मेरे सोल्जर्स बैटल फील्ड में जाए, मैं भी जाना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू लीव देम अलोन। दिस शोज कि कैसे एज ए लीडर भी वो बहुत सही थे, बहुत अच्छे थे। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लेट गो ऑफ हिज पीपल कि अगर देखो प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो हो सकता था कि वो अपना जान खो बैठते। मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज वेरी, क्या बोलूँ, इमोशनली एंड मेंटली इन्वेस्टेड। मतलब वो चाहते थे कि मेरा जो आर्मी है वो भी सही रहे, प्लस मैं अपने देश की हिफाजत भी कर सकूं। सो ही वॉज लाइक, मैं इंजर्ड हूँ, मुझे चलेगा, बट फिर भी मुझे जाना है, मुझे इस लड़ाई में, इस वॉर में अपने सोल्जर्स के साथ रहना है। शोड हिज डेडिकेशन एंड लव फॉर हिज नेशन एंड हिज सोल्जर्स और हिज मेन। Before their arrival in Srinagar, there had been unfounded rumors of tribal movement towards the village of Badgam, less than 5 kilometers away from Srinagar airport. Village was on a higher altitude than the airfield and access was through the village. Hence, it was important for Indian forces to retain control of the area in order to protect troops and facilitate supply arriving via air. अब ये लोग जब श्रीनगर या जम्मू कश्मीर पहुंच रहे थे, ये ट्रूप्स एंड ऑल, उस समय एक अफवाह या एक इंटेल न्यूज़ आई थी कि बहुत सारे ट्राइबल लोग इस गांव के तरफ आ रहे हैं। रैंडमली बहुत सारे ट्राइबल लोग इस गांव में आके रह रहे हैं, विच इज़ अनयूजुअल, अननेचुरल। इतना हमें ट्राइबल मूवमेंट दिखा नहीं है इतने टाइम तक कश्मीर में। तो पीपल थॉट कि कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है दया, कुछ तो सोच के रखना पड़ेगा। एंड इंडियन आर्मी को इंस्ट्रक्ट किया गया उसी हिसाब से टू एक्ट अकॉर्डिंगली, उस विलेज को खाली किया जाए, क्योंकि एयर बेस से ही सारे सप्लाईज आ रहे थे टू श्रीनगर। एयरलिफ्ट करके, मतलब हेलीकॉप्टर्स या फ्लाइट्स या एयरप्लेन्स या जेट प्लेन्स के थ्रू ही सारे सप्लाईज भेजे जा रहे थे श्रीनगर में। तो अगर ये वाला विलेज, बदगम का विलेज, अगर ऑक्यूपाइड हो तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द इंडियन आर्मी टू गेट हिज सप्लाईज गेट देयर, क्या बोलूँ, और लोग और आर्मी जिनको लाया जाता है ना, वो बदगम का विलेज यूज़ करके ही लाया जा रहा था। तो इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू कीप द विलेज एम्प्टी। लोग नहीं चाहिए, कश्मीरियों को हटा के सेफ जगह में भेजवा दो, ऐसा प्लान बना हुआ था। In reality, the enemy had started arriving in Badgam in small groups to avoid detection. On 3rd of November 1947, several companies, including Major Sharma's D Company, were sent to patrol and assess emerging threats in and around the village. Throughout the day, the valley was eerie silent. Around afternoon, the companies were ordered to return one by one. The D Company with 90 soldiers was the last, and they were expected to return by 2 p.m. अब 31st से लेके इनको रखा गया. They were staying in Jammu Kashmir, Srinagar area. किस लिए? In order to understand कि कोई खतरा है, कोई डेंजर है, कोई इन्वेडर्स है, कोई दुश्मन देश के लोग हैं या जगह सेफ है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए अलग अलग ट्रूप्स ऑफ सोल्जर्स को इधर उधर भेजा जा रहा था कि आप चेक करो, राउंड लगा के रहो कि सारे एरिया सेफ है कि नहीं. एंड 3rd of November को जो उनका राउंड लगना हो गया, दे सॉ कि कुछ खतरा हमें दिख नहीं रहा है, एवरीथिंग इज सीमिंग फाइन. तो इंडियन आर्मी वाज लाइक चलो चलो वापस आओ, जितने ट्रूप्स अलग अलग जगहों से आप लोग बदगम गए थे या श्रीनगर गए थे वो वापस आ जाओ, क्योंकि इट सीम्स सेफ नाउ. तो धीरे धीरे सारे सोल्जर्स के ट्रूप्स को वापस लेके जा रहे थे टू वेर एवर इट बिलोंग. मतलब अगर कोई रेजिमेंट पंजाब से आए हुआ है, कोई रेजिमेंट हैदराबाद से आए हुए हैं, अलग अलग एरिया से रेजिमेंट से सोल्जर्स उठा के लाया गया था ना अभी JNK में. बट व्हेन थिंग्स आर सेफ तो इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि इनको वापस भेजते. लास्ट मतलब जो क्यू था ना कि पहले ये सोल्जर्स जाएंगे फिर ये जाएंगे फिर ये जाएंगे, तो जो लास्ट ग्रुप ऑफ सोल्जर्स थे दैट वाज द D कंपनी सोल्जर. उनका सबसे एंड में शिफ्टिंग होने वाला था फ्रॉम श्रीनगर टू देयर बेस एंड एक्सपेक्टेड था कि वो दोपहर 2 बजे पहुंच जाएंगे. लेकिन
When the enemy, the tribal invaders under the command of Pakistani army saw that only a small group of Indian soldiers were left behind in Budgam, they attacked them. Their initial attack was met with stiff resistance by Major Somnath and his men. However, Somnath correctly visualized that the first attack was just a distraction. Shortly thereafter, a major attack came from another side. By then, Major Somnath Sharma and his 90 soldiers were facing about 500 invaders. तो धीरे धीरे करके हर एक ट्रूप, हर एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जा रहे थे एंड लास्ट में बस ये डी कंपनी बची हुई थी. नाउ जो ट्राइबल मूवमेंट हो रही थी ना, ट्राइबल लोग धीरे धीरे इस गांव में आ रहे थे, दोज वर दुश्मन देश के लोग. उन्होंने देखा अब बहुत कम सोल्जर्स बचे हैं, ओनली 90 इंडियन सोल्जर्स आर लेफ्ट इन बदगम. तो इन्होंने सोचा हम 500, ये बस 90, लेट्स अटैक. शुरू हो गया इनका मिशन, इनका मकसद. इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया. अब स्टार्टिंग में कम लोग आए थे अटैक करने, तो मेजर सोमनाथ शर्मा उनके 90 मैन के साथ दे फॉट वेरी नाइसली. लेकिन मेजर के दिमाग में ये चीज़ आ गया था, ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है और सोल्जर्स आएंगे, क्योंकि अगर दुश्मन देश ने हमला किया है तो इतने से लोग में तो नहीं ही होंगे. इतने सारे जो रूमर्स थे कि बहुत सारे ट्राइबल लोग आ रहे हैं, मतलब दुश्मन लोग ही थे. अब बड़ा बिग पिक्चर आने वाला है एंड वेरी सून दे फेस्ड अ लॉट ऑफ एनिमी सोल्जर्स टुगेदर. मतलब नाउ वाज द टाइम व्हेन इट वाज 90:500. ओनली 90 लोग, 100 भी नहीं, सिर्फ 90 लोग 500 दुश्मन देश के सोल्जर्स के साथ भिड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे. The Pakistani invaders sought to capture the Srinagar airfield and its surrounding areas. It was clear to Major Somnath Sharma that defending Srinagar town, the airfield and the wider valley was indeed difficult until reinforcement arrived. After assessing the situation, he requested airstrikes. He bravely laid out ground panels to guide the aircraft towards their target. The aerial attacks were successful in hitting the tribal invaders, but they still outnumbered D Company by almost 7-1. The attack on the positions occupied by Major Sharma's men continued. तो मेजर शर्मा ने पूरा असेस किया सिचुएशन, कितने लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से फाइट कर रहे हैं, कहाँ पे छुपे हुए हैं, कहाँ से फायरिंग हो रही है. मतलब सोचो अगर ये पूरा फील्ड है, ठीक है, और ये लोग, ये 90 लोग इंडियन मैन यहाँ हैं, तो अलग अलग एरियाज में छुपे हुए थे पाकिस्तानी इन्वेडर्स. एंड यहाँ पे खड़े होके मेजर सोमनाथ शर्मा असेस कर रहे थे कि कहाँ कहाँ से हमारे ऊपर फायरिंग हो रही है या अटैक हो रही है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं. एंड उस हिसाब से अपने लोगों के साथ, अपने इंडियन सोल्जर्स के साथ उन्होंने एक प्लान बनाया. एयर स्ट्राइक के लिए बेस पे रिक्वेस्ट भेजा, कंट्रोल यूज़ करके, रेडियो कंट्रोल यूज़ करके, कि ऐसे यहाँ पे अटैक्स हो गए हैं, एयर स्ट्राइक करो, ऊपर से एयरप्लेन्स या जेट प्लेन्स को फायर करने बोलो. एंड कहाँ कहाँ फायरिंग होगी उसके लिए भी उन्होंने गाइडलाइंस बना दी ऑन द लैंड. एंड वेरी सक्सेसफुली हमारे जो जेट प्लेन्स थे या एयरप्लेन्स थे, उन्होंने प्रॉपर फायरिंग भी की. लेकिन 500 लोग थे, वो 500 दुश्मन देश के लोग थे. जितनी भी एयर फायरिंग हो, इट वॉज नॉट सफिशिएंट टू किल ऑल द दुश्मन देश के लोग. क्या हुआ, एक टाइम पे एयर फायरिंग बंद हो गई, लेकिन फिर भी डी कंपनी एंड मेजर सोमनाथ शर्मा, ऐसा था कि 1:7 फाइट चल रही. एक यहाँ 7 दुश्मन देश के लोग, कैसे फाइट करें, हाउ टू स्टॉप देम. क्योंकि मेजर सोमनाथ को पता था अभी अगर हमने बैकफुट लिया या अगर अभी हमने यहाँ से पीछे कदम लिया तो कश्मीर का एयरपोर्ट एज इन श्रीनगर एयरपोर्ट हमसे खो जाएगा एंड ये पूरा वैली ऑफ कश्मीर हमारे हाथ से चली जाएगी. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज इंडियन सोल्जर्स टू सेफ गार्ड आवर लैंड, कुछ भी करना पड़ेगा. बट उन्हें पता था कि लड़ाई प्रॉपर होने के लिए हमें और सोल्जर्स चाहिए, तो रीइंफोर्समेंट बुलाया उन्होंने, बट आने में तो टाइम लगता है, सब चले गए थे वहाँ से.
Vastly outnumbered and facing devastating fire, Major Somnath Sharma and his men stood resolute. The air was thick with the sound of gunfire and cries of battle, but Major Somnath's voice cut through the chaos, urging his men to fight with tenacity and valor. Despite heavy casualties and his own injuries, Major Somnath displayed unparalleled bravery. He moved fearlessly through the battlefield, directing fire, filing magazines for his gunners and encouraging his men to hold their ground. तो प्रॉपर वॉर सिचुएशन को इमेजिन करो, फायरिंग चल रही है, गोला बारूद फट रहे हैं, ऊपर से एयर फायरिंग हो रही है फ्रॉम एवरी सिंगल स्पेस, खून खराबा, लोग मर रहे हैं, सोल्जर्स मर रहे हैं, फायरिंग चल रही है, बॉम्ब्स ग्रेनेड्स फेंके जा रहे हैं, हर चीज़ यही चल रही है, प्रॉपर वॉर सिचुएशन चल रही है। कैजुअलिटीज़ हुई थी, हमने उस टाइम इंडियन सोल्जर्स खोए थे, हमारे अपने मेजर शर्मा भी इंजर्ड थे, एक तो उनका हाथ प्लास्टर था ही, बट फिर भी इस वॉर के बीच में भी ही डिड गेट सम इंजरीज, बट स्टिल ही केप्ट ऑन शाउटिंग टू हिज मैन कि हम कर सकते हैं, यू कैन स्टॉप द मैन, फाइट देम बैक, ऐसे मारो इनको, ऐसे रोको इनको कि कोई हिम्मत भी ना करे इसके बाद कि हमारे देश के सामने मुंह उठा के खड़ा हो। तो ही वॉज कॉन्स्टेंटली मोटिवेटिंग हिज सोल्जर्स, एंड इनका बात सुन के जो सारे 90 सोल्जर्स थे ना, उनमें से कुछ मर चुके थे, कुछ अभी भी जिंदा थे, मेजरली जिंदा थे, वो लोग बहुत जोश, बहुत करेज, ब्रेवरी के साथ फाइट कर रहे थे कंटिन्यूअसली। However, as the battle progressed, the company began running out of ammunition. When Major informed brigade headquarters about this, he was asked to pull back. Aware of the gravity of the situation, he responded with the words, "The enemy is only 50 yards from us. We are heavily outnumbered. We are under devastating fire. I shall not withdraw an inch, but will fight to the last man and the last round." तो एक टाइम लड़ते लड़ते ऐसा आया कि 90 ही लोग थे ना, इनके पास कितना एम्यूनेशन होगा, कितने बुलेट्स होंगे। तो धीरे धीरे फाइट करते करते इनका जो एम्यूनेशन था वो कम होने लगा, इनके जो गन के बंदूक थे, बुलेट्स थे, गोला बारूद थे, ये कम होने लगे। हाउ विल दे फाइट इफ़ दे डोंट हैव दीज वेपन्स? तो इन्होंने बात पहुंचाई हेडक्वार्टर्स तक कि हमें और एम्यूनेशंस भेजाओ और सोल्जर्स भेजो। तो इन्होंने कहा टाइम लगेगा, आप पीछे हट जाओ, टेक अप लाइक स्टेप बैक, आप खुद को बचा लो, वहाँ से हट जाओ। मेजर सोमनाथ वहाँ प्रेजेंट थे इन दैट सिचुएशन। ही न्यू कि अगर हम अभी यहाँ से पीछे हट जाए तो कश्मीर भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। Thus he responded कि आप किसी भी तरह एम्यूनिशंस भेजो, मैं यहाँ से एक कदम पीछे नहीं लूँगा। I will fight till the last man and till my last breath, till the last round I can fire। जब तक मेरे पास वेपन्स है, एम्यूनिशंस है, इन लाइक सोल्जर्स है, मैं फाइट करता रहूँगा। आपकी मर्जी, आप कब तक एम्यूनिशंस एंड रीइंफोर्समेंट्स भेज पाओगे। एंड ही डिड नॉट स्टेप बैक, वो वॉर फील्ड में रहे अपने सोल्जर्स के साथ, एंड ही केप्ट ऑन फाइटिंग। Just a few minutes later, when he was crouched in a trench next to a machine gun operator, in order to help him load the gun, his position was hit by a mortar shell, killing him instantly. Despite losing their major and faced with the overwhelming numerical superiority of the enemy, the heroic actions of late Major Somnath Sharma motivated his men to hold on to their position of over 6 more hours before being overrun by the enemy. मतलब can you imagine this condition? बहुत मुश्किल से they were fighting, इतने कम वर्सेस इतने सारे। इन दैट सिचुएशन, उस पूरे वॉर जोन के टाइम पे इंजर्ड है खुद भी, बट इंडियन सोल्जर्स के एक जगह पे मशीन गन था, वहाँ पे गोलियाँ लोड की जा रही थी ताकि फाइट कर सके, और उसी एग्जैक्ट लोकेशन पे जहाँ पे मेजर सोमनाथ शर्मा छुप के उस मशीन गन को लोड कर रहे थे, वहीं पे एक टारगेट हिट किया एंड इंस्टेंटली मेजर सोमनाथ शर्मा डाइड। Just in order to safeguard his nation, his nation's boundary and his men, he kept on fighting till his last breath. उन्होंने वहीं जंग के मैदान में अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन इंडियन सोल्जर्स पीछे नहीं हटे, उन्होंने अपने लीडर को फाइट करते हुए उनका जज्बा देखा था, उनका डेडिकेशन देखा था, एंड जस्ट
गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम। ये जितने भी इंडियन सोल्जर्स जिंदा थे, दे केप्ट ऑन फाइटिंग दोस 500 मैन। कुछ को मारा उन्होंने, कुछ दुश्मन देश के लोगों को मार डाला, कुछ के साथ फाइट करते रहे। 6 घंटे और डिले किया उन्होंने। ये डिले का मतलब पता है क्या है? इंडियन बाकी जो सोल्जर्स थे उनको रीइंफोर्समेंट आने में टाइम लग रहा था। अब वो टाइम कैसे ले? हाउ डू वी बाय दैट टाइम? ये जो डी कंपनी के सोल्जर्स थे, दीज पीपल केप्ट ऑन फाइटिंग। इंजर हो रहे हैं फाइट कर रहे हैं, इंजर हो रहे हैं फाइट कर रहे हैं। दे डिड नॉट गिव अप। अल्टीमेटली 6 घंटे बाद जब उनसे नहीं हो पा रहा था, बहुत ज़्यादा दुश्मन देश के इन्वेडर्स थे, दैट इज़ व्हेन दे गिव अप। बट ऐसा नहीं कि मुझसे ना हो पा रहा मैंने छोड़ दिया। दे केप्ट ऑन फाइटिंग जब तक उनके जान पे बात नहीं आई। उनको गोली लगी, गन्स एंड एम्यूनिशन से चोटें लगी, टिल द लास्ट ब्रेथ दे फॉट। ठीक है, 6 घंटे बाद देन इंडियन रीइंफोर्समेंट्स आए एंड वी केप्ट ऑन फाइटिंग एंड वी डिड विन दैट बैटल ऑफ बगदम। Their brave resistance provided time for reinforcements to arrive, including flying in soldiers from Punjab Regiment to Srinagar. The heroic deeds of Major Shobnath and his men thoroughly demotivated the enemy, causing more than 300 casualties, including injuring their leader. In many significant ways, D Company's sacrifice and Major Shobnath's leadership saved Srinagar for India. अगर मेजर शोभनाथ ने एंड उनके डी कंपनी वाले सोल्जर्स ने इस तरीके से फाइट ना किया होता ना, पहले ही गिव अप कर लिया होता ना, तो श्रीनगर आज हमारा नहीं होता। उन्होंने वो कांस्टेंट एफर्ट जो दिया ना, उसी के वजह से रीइंफोर्समेंट्स पॉसिबल हुए थे। बाकी के सोल्जर्स पंजाब रेजिमेंट से हो या किसी अलग अलग रेजिमेंट से हो, सबको आने का टाइम मिला था एंड अल्टीमेटली वी कुड फाइट बैक द इन्वेडर्स। लेकिन इन दिस प्रोसेस मेजर शोभनाथ एंड डी कंपनी के majority of the people lost their life अपने देश के लिए। The 4 Kumaon Battalion was awarded the Battle Honor Srinagar. Major Shobnath laid down his life for the nation at the young age of just 24. Can you imagine? Just 24 साल की उम्र में मेजर शोभनाथ शर्मा lost his life and he was not scared of it. जब वो बैटल फील्ड में गए थे, इंजर्ड थे, उनको पता था रिस्क है क्योंकि एक हाथ तो चल नहीं रहा है ना, प्लास्टर है, बट फिर भी उस रिस्क को लेकर वो गए। ही वॉज नॉट स्केयर्ड टू डाई। उनको ये था कि मैं अपने देश को बचाऊं। दैट्स द डेडिकेशन। For this act of conspicuous bravery, Major Shobnath Sharma was awarded the Paramveer Chakra (PVC). His citation reflects his heroism, patriotism, and courage. He was the first recipient of PVC awarded posthumously for gallantry and supreme sacrifice. अभी हम 3 नवंबर के दिन क्या क्या पूरा इवेंट हुआ था, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को याद रखना, क्या क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें तो हम समझ लिए, लेकिन उनके लाइफ के लिए भी, मतलब उनके लाइफ के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि शोभनाथ शर्मा का लाइफ कैसा था, क्या हुआ था, क्या नहीं। So we have delved into how the events of 3rd November played out. It is also worth knowing more about early life of Major Shobnath and the events that led him to make the ultimate sacrifice for the nation. Born on 31st January 1923 in the picturesque town of Dad in Kangra, Himachal Pradesh, Shobnath Sharma belonged to a family with a rich military legacy. His father, Major General Amarnath Sharma, had served the nation with distinction. Young Shobnath was also deeply inspired by the valorous tales of the Mahabharata imparted to him by his grandfather. तो बचपन से ही ऐसा कहा जा रहा है कि शोभनाथ शर्मा बहुत करेजियस, ब्रेव हार्टेड थे। क्यों? एक तो घर में अपने पप्पा को देख के मोटिवेट होते थे, इंस्पायर होते थे। हिज फादर वॉज मेजर जनरल। उनके पापा ने देश के लिए काफ़ी काम किया हुआ था, प्लस उनके दादाजी ने महाभारत में जो पांडव एंड भीष्म, इनके सारे जो ब्रेवरी के स्टोरीज थे ना, इन सबको सुनाया था। ये सुन के भी वो बहुत मोटिवेटेड थे। Thus, he decided to join the armed forces and fight for his nation, serve his nation.
From his early education at Sherwood College, Nainital, to his rigorous training at the Royal Military College, Sandhurst, Major's life was a testament to discipline and dedication. Commissioned into the 8th Battalion, 19th Hyderabad Regiment in 1942, he served with distinction during World War II in the Arakan campaign in Burma, earning mentions in dispatches for his bravery. However, during the Indo-Pak War of 1947-48, particularly in the Battle of Padgam, the legacy of Major Shobnath was truly forged. तो यहाँ पे उनके लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया कि उन्होंने एजुकेशन शर्वुड कॉलेज से किया था एंड देन ही टुक हिज ट्रेनिंग अल्टीमेटली इन द मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट. थ्रू आउट हिज जर्नी हमें एक इंस्पिरेशनल स्टोरी मिलती है उनके लाइफ से कि कैसे वो एक बहुत डिसिप्लिन्ड कैरेक्टर थे, बहुत ही डेडिकेटेड थे, बहुत ही पेट्रियाटिक थे, बहुत ही करेजियस थे, ब्रेव थे, ये सारी चीज़ें. मतलब यू नो ऑल द हेरोइक वैल्यूज आर सीन इन वन कैरेक्टर, मेजर शोभनाथ शर्मा. The life and sacrifice of Major embody the highest ideals of duty, honor and patriotism. He has been a source of inspiration for soldiers and citizens alike. Most importantly, his story is a reminder of the sacrifices made by countless men and women in defense of the motherland and highlights the profound sense of duty that inspired them. ये जो शोभनाथ शर्मा की कहानी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी ही कहानी नहीं है, बल्कि बहुत सारे हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे जिनके कहानियों को शायद हम जानते भी नहीं हैं. उनके अनटोल्ड या अनसंग स्टोरीज़ के स्टोरीज़ का एक पार्ट है मेजर शोभनाथ शर्मा की कहानी, कि जैसा इन्होंने फाइट किया है वैसे ही न्यूमरस मेन एंड वुमेन हैव फॉट फॉर द इंडियाज़ इंडिपेंडेंस. ठीक है. The quiet of the Kashmir Valley, where the echoes of D Company's battle with infiltrators have long since faded, the story of Major remains beacon of courage and sacrifice. His valor ensured that the tricolour would continue to fly over Srinagar, and his name is forever etched in the golden pages of Indian military history. The life and legacy of Major stands as a poignant reminder of the price of freedom and enduring spirits of those who fought to protect it. His story, marked by selflessness and bravery, will continue to inspire and guide generations to come, ensuring that his sacrifice is never to be forgotten. His name is etched on the honor wall of the National War Memorial. Before I proceed, आप में से किस ने नेशनल वॉर मेमोरियल देखा है, ये चीज़ एक बार कमेंट में बताना मुझे, ठीक है. बट टू समराइज द चैप्टर, हम ये देख पाते हैं कि ये एक कैरेक्टर हम सबके लिए एक मिसाल है कि कैसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है कि कैसे अगर आप डेडिकेटेड हो किसी चीज़ के लिए उसे हासिल करना इम्पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एज स्टूडेंट्स, एज माई जूनियर रॉक स्टार्स डेडिकेटेड हो, करेजियस हो टू कीप वर्किंग हार्ड, पढ़ाई करूँ मैं, पढ़ाई के साथ साथ अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर रहे हो तो करो, बट बी डेडिकेटेड अबाउट वॉट यूर डूइंग. क्योंकि वो डेडिकेशन, वो प्यार अगर आपको आपके काम या आपके हॉबी या आपके पढ़ाई के प्रति आप दिखाते हो, दैट इज़ व्हेन यू ट्रूली डीपली अंडरस्टैंड दोज टॉपिक्स. अगर आप सच में पढ़ाई कर रहे हो ना, हो सकता है आपके मार्क्स थोड़े से कम आ रहे हो, बट इवेंचुअली जो नॉलेज आप बिल्ड कर रहे हो वो आपको आगे बोर्ड्स तक जाके बहुत हेल्प करेगा. तो मेक श्योर आप नॉलेज गैदर कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो. ठीक है. सिमिलरली हियर वी सी कि कैसे मेजर शोभनाथ शर्मा हम सबको मोटिवेट एंड इंस्पायर करते हैं टू जो भी आप कर रहे हो शिद्दत से करो. एंड ही वॉज वन सच सोल्जर जिनका मिसाल इवन अभी के जनरेशन के सोल्जर्स को दिया जाता है. एंड ही वॉज सच अ कैरेक्टर जिन्होंने अगर अपना पार्ट प्ले नहीं किया होता इन दिस इंडो पाक वॉर, हमने आज शायद श्रीनगर खो दिया होता. ठीक है. दैट्स हाउ द स्टोरी एंड्स विथ अ बिग सल्यूट टू मेजर शोभनाथ शर्मा एंड हिज डी कंपनी, ऑल हिज सोल्जर्स विथ whom he fought this war. तो चलो अब हम आएंगे not to the end of the lecture but to
टू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। अब देखो, जैसे मैंने कहा, हर चैप्टर के लिए सिर्फ 5-6 सवाल ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता। एक, पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी होती है। 2, क्वेश्चन का रिपोजिटरी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ कुछ सवाल है जिनको हम ओवरव्यू देख लेते हैं, बट PDF कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर कर लो। टाइमली आपको हर एक PDF अपलोड कर दी जाएंगी, मिलता रहेगा। ठीक है, तो मेजर सोमनाथ शर्मा's legacy of courage and devotion to the nation remains forever alive, forever alive. What is the significance of repetition in this line? करवाया था, एक्सप्लेन किया था, जब ये लाइन आई थी बताया था, आंसर लिख लेना, बता तो दिया था मैंने आंसर। Why do you think Major Somnath's leadership was critical during the Battle of Badgam? देखो, मेजर सोमनाथ अपने सोल्जर्स को बहुत अच्छे से जानते थे, बिकॉज ये डी कंपनी इनके अंडर काम कर रही होती है। तो अगर ये नहीं होते तो पॉसिबिलिटी थी कि सोल्जर्स को ना पता हो एग्जैक्टली क्या मेरा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, कहाँ से क्या, मतलब एक प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। फॉर दैट यू नीड अ गुड लीडर हु कैन असेस, जो कैलकुलेट कर सके कि कहाँ से क्या हो रहा है, एंड उस हिसाब से हम हमारा लाइक एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो एक्शन जो आ रहा है दुश्मन देश से, उस हिसाब से हम रिएक्ट भी करें। तो वो रिएक्शन का एनालिसिस शायद डी कंपनी अकेले नहीं कर पाती विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सोमनाथ शर्मा। ठीक है, तो इट वॉज पॉसिबल कि अगर उनका लीडरशिप नहीं होता तो ये बैटल ऑफ बदगम हम जीतते ही नहीं, कश्मीर भी हम जीतते ही नहीं। पीपल वुड हैव गिवन अप, और वो घुसपैठिए कश्मीर में कब्जा करके कश्मीर ले जाते। What were Major's last words? What do they reflect about his sense of duty? Last words यही थे कि हम पीछे नहीं हटेंगे, आप reinforcement ammunition भेजो, हम हमारे मरते दम तक, आखिरी बुलेट तक फाइट करते रहेंगे। एंड दैट शोज कि वो कितने ही निष्ठा के साथ देशभक्ति पोर्ट्रे कर रहे थे। ठीक है, देश प्रेम, देशभक्ति, यही सारी चीज़ दिखा रहे थे। What might have been the outcome of Battle of Badgam if Major Somnath and his company had not held their ground? तो यही होता कि इंडिया ने कश्मीर खो दिया होता, एंड इम्पॉर्टेंट माउंटेन पासेस, रिवर्स, इन सब का एक्सेस खो दिया होता, क्योंकि कश्मीर अपने हाथ से चली जाती, इससे रादर कश्मीर हमारे देश से अलग हो जाती। Why do you think Major's story continues to inspire soldiers and civilians today? Because इतनी निष्ठा, इतना डेडिकेशन, हार्डवर्क, ब्रेवरी, पेट्रियाटिज्म हम आज के ज़माने में नहीं देखते। इट इज़ वेरी रेयर कि किसी को मौत का खौफ नहीं है, इंजरीज होने के बावजूद वो स्टेप बैक नहीं कर रहे हैं। रियलिटी, हकीकत पता है कि हमारे पास एमिनेशन नहीं है, सोल्जर्स नहीं है, बट स्टिल आई विल कीप फाइटिंग टिल माई लास्ट ब्रेथ, जब तक मैं ना मरूँ। How can the values demonstrated by Somnath Sharma, courage, duty, self-sacrifice be applied in our daily lives? आपके केस में अगर मैं बोलूँ, पढ़ाई करो, स्पोर्ट में हो, करेजसली प्ले करो उस चीज़ को। जैसे अगर कोई स्टूडेंट, आप में से कोई मेरा रॉक स्टार किसी स्पोर्ट में है, डरो मत, अगर कोई स्किल इम्प्रूव करना है उस स्किल को इम्प्रूव करो, गिव योर बेस्ट। एनर्जी नहीं हो रही है, 5 मिनट की जगह 15 मिनट दौड़ो, 15 मिनट प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट डे 30 मिनट प्रैक्टिस करो। कीप वर्किंग हार्डर, द हार्डर यू वर्क, द मोर डेडिकेटेड यू आर, द बेटर यू विल परफॉर्म। ठीक है, तो ये स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। प्लस सिर्फ अपने डेली लाइफ के लिए ही नहीं, आपके मतलब एजुकेशन के अलावा आपके आसपास भी एज ए ह्यूमन आपके पास, आपके अंदर ये एक सेल्फ सैक्रिफाइस वाला है ना इमोशन होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी को देख रहे हो, कोई लेकिन वो ख़राब कंडीशन में है, उसको मदद चाहिए, यू नीड टू नो कि अच्छा चलो ठीक है, अगर मैं आज इसको मदद कर रहा हूँ तो मैं स्कूल लेट पहुँचूंगा, बट कोई बात नहीं, दिस पर्सन नीड्स माई हेल्प, तो लेट मी हेल्प। डांट सुननी पड़ेगी घर से, स्कूल से, ठीक है, बट दिस पर्सन इज डाइंग, ही और शी नीड्स माई हेल्प। तो यू नीड टू हैव दोज वैल्यूज इन साइड ऑफ यू एज वेल। ठीक है, एंड विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर।
बहुत जल्द मिलेंगे विद आवर नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी. साइनिंग ऑफ योर टीचर मैग्नोलिया. बाय बाय गाइस. टेक केयर. स्टे कनेक्टेड ऑन द चैट. कमेंट सेक्शन में लिखो. आई विल पर्सनली रिप्लाई टू यू ऑल. IG, भाई बहन, पेरेंट्स के होंगे. यू कैन कनेक्ट विथ मी देयर एज वेल. Stay smiling and happy guys. See you soon.